आज हम लोग रस से संबंधित 5वां भाग देखेंगे। इसके पहले हम लोग 4 भाग देख चुके हैं और आज 5वें भाग में हम लोग हास्य रस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग 11वें रस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग हास्य रस की परिभाषा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चीज़ें समझ में आ जाए तो हमको रटना नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हास्य रस है क्या। पहले ऐसे ही आप परिभाषा एक बार पढ़ के देखिए। जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, ध्यान दीजिएगा, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार में आए हुए विकार को देखकर हंसी आ जाए, तब वहाँ पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ये तो परिभाषा आपने पढ़ी। अब देखते हैं कि आखिर इसमें जो शब्द आए हैं उनके अर्थ क्या हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा हास्य रस। देखिए, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की वेशभूषा में विकार आ जाए, उसकी वाणी में विकार आ जाए, उसकी चेष्टा में विकार आ जाए, उसके आकार में विकार आ जाए, तो हमको हंसी आ जाती है। तब हमको हंसी आ जाती है। और जब हमको हंसी आती है तो वहाँ पर जो हमको आनंद मिलता है उसे हास्य रस कहते हैं। और सबसे ज़रूरी है स्थायी भाव याद रखना। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट शब्द कई बार मैंने कहा विकार। विकार का मतलब क्या है समझ लीजिए। देखिए, वैसे तो विकार का मतलब होता है खराबी, दोष, लेकिन हम यहाँ पर विकार को खराबी या दोष नहीं कहेंगे। विकार का मतलब होता है जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो। ध्यान दीजिएगा। देखिए, वेशभूषा में विकार आएगा, वाणी में विकार आएगा, चेष्टा में विकार आएगा और आकार में विकार आएगा। तब किस रस की उत्पत्ति होगी? हास्य रस की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि विकार का क्या मतलब है। तो विकार का मतलब होता है जो चीज़ जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो। जैसे वेशभूषा जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो तो हंसी आएगी। कैसे, ज़रा उदाहरण से समझिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए तो घबराइए नहीं, आराम से पढ़िए। अगर एक बार आप इसको समझ लेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। देखिए, मान लीजिए कोई पुरुष है, कोई कविता है, उसमें ऐसा वर्णन है कि कोई पुरुष है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं, वो साड़ी और ब्लाउज पहन के आ जाए तो उसको हम वेशभूषा का विकार कहेंगे। क्योंकि वो साड़ी और ब्लाउज पुरुष के लिए नहीं है, वो स्त्री के लिए है। लेकिन एक पुरुष ने पहन लिया तो उसकी वेशभूषा में जो विकार आया वही देखकर आपको हंसी आ जाएगी। और जब हंसी आ गई तो कौन सा रस हो गया? हास्य रस। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। वाणी में चेष्टा। अगर वाणी में अगर विकार आ जाए। अब देखिए, वाणी में कैसे विकार आएगा, मैं एक उदाहरण से, एक चुटकुले के उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा। होता क्या है कि एक भिखारी आता है और एक दरवाजे पर भीख मांगता है कि रोटी दे दो। तो वहाँ उस घर से एक लड़की निकलती है और कहती है टमाटर खाओ। रोटी नहीं है, टमाटर खाओ। तो वो कहता है अच्छा चावल ला के दे दो। तो वो कहती है चावल भी नहीं है, टमाटर खाओ। तो वो भिखारी कहता है ठीक है, अच्छा टमाटर ही दे दो। तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है अरे बाबा आगे जाओ, ये कह रही है कमा कर खाओ। तो देखिए, जो जैसे बोल, कमा कर नहीं, वो टमाटर कह रही थी तो उसकी वाणी में विकार था। और आपको सुन के निश्चित हंसी आई होगी कि वो बार बार कह रही है कमा कर खाओ और वो भिखारी समझ रहा है कि टमाटर खाओ। तो ये वाणी में विकार आ गया और आपको हंसी आई। तो यहाँ पर जब हंसी आ गई तो हास्य रस उत्पन्न हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चेष्टा माने कोशिश या प्रयास होता है। आप कोई ऐसी कोशिश कीजिए जो
जो जैसी करनी चाहिए वैसी ना हो। कहने का मतलब चलिए आपका कपड़ा फट गया है, कोई कविता है, आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि किसी का कपड़ा फट गया है और वो मोटा मोटा सा सूजा लेकर उसको सी रही है, तो वहाँ पे उसके कार्य में विकार है। सुई से सिया जाता है लेकिन वो सूजे से सी रही है। आप देखेंगे तो निश्चित हंस देंगे कि पागल, ये तो सूजा से कपड़ा सी रही है। तो उसकी चेष्टा में विकार आया और आपको हंसी आ गई, और हंसी आ गई तो हास्य रस। ठीक है, आगे देखिए। आकार में, यदि आकार में विकार आ जाए, देखिए अचानक आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब किसी बौने आदमी को आप देखते होंगे जिसकी हाइट बहुत कम हो, तो अचानक आपको हंसी आ जाती होगी कि अरे ये तो कितना छोटा सा आदमी है, तो उसके आकार में विकार आ गया। तो हमने आपको यही समझाया कि जब किसी वस्तु में अथवा व्यक्ति की वेशभूषा में, उसकी वाणी में, उसकी चेष्टा में, उसके आकार में कोई विकार आ जाए, यानी जैसा होना चाहिए वैसा ना हो, तब आपको हंसी आ जाएगी और वहाँ पर आपको एक आनंद मिलेगा, हंसते हुए एक आनंद मिलेगा। तो वो जो आनंद आपको मिल रहा है ना, उसी को हास्य रस कहते हैं, और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो मेरे ख्याल से आप हास्य रस की परिभाषा समझ गए होंगे। ठीक है, आगे उदाहरण देख लेते हैं। चलिए उदाहरण देख लीजिए। देखिए उदाहरण आप तभी मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी रस का उदाहरण आप तभी पकड़ पाएंगे जब उसका भावार्थ मालूम रहे या आप शब्दों को पकड़ पाएँ। तो चलिए हम इसके भावार्थ को देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं इस उदाहरण को। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब बहुत सीधा सा अर्थ है। इसमें क्या है कि एक गायक महोदय हैं और वो गाने के लिए मंच पर आ गए हैं, प्रेम प्रताप जी, ये प्रेम प्रताप जी, और 15 मिनट तक वो ताक दिन अपना साजे मिला रहे हैं, और जब साज मिल गया तो 1 घंटा आलापे मिला रहे हैं, और उनके आलाप मिलाते मिलाते जो सारे सुनने वाले श्रोता थे सब भाग गए। तो यहाँ पर एक हंसी का माहौल है। तो ये हास्य रस का एक उदाहरण है। चलिए दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण सबसे ज़्यादा प्रचलित है हास्य रस का। आप जहाँ भी देखेंगे यही उदाहरण पाएंगे। जब मैंने इसका पहला भाग बताया था तो वहाँ इसकी चर्चा की थी, यहाँ भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि विंध्याचल के वासी हैं, जो मुनि लोग हैं, मुनिवृंद हैं, मुनियों का समूह है, वो बिना पत्नी के, बिना नारी के बहुत दुखी हैं, और उन्होंने सुन रखा था कि गौतम की जो पत्नी है वो राम के पैर से जो है वो नारी बन गई थी। तो उन सुनते हैं कि राम जी विंध्य पर्वत की तरफ आ रहे हैं। अब जितने भी पत्थर हैं, जो सब पत्थर हैं, वो सुंदर स्त्री बन जाएंगे और हम लोग जितनी भी स्त्रियां होंगी उसको ले लेंगे। तो इसके भाव को आप देखेंगे तो आपको हंसी छूट जाएगी। तो ये हास्य रस का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। चलिए और अगले उदाहरण एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है। गधि सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, आय मैं खाण न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। देखिए मैंने कहा या तो भाव अर्थ मालूम हो या शब्दों को पकड़े। देखिए हंसी, यहाँ हंसने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से कोई हंस रहा है तो यहाँ हास्य रस होगा। वैसे मैं भावार्थ भी आपको बता दूं कि यहाँ पे है क्या। देखिए यहाँ पे परशुराम जी का जिक्र है। वो जब वो धनुष टूटता है तो वो बड़े गुस्सा होते हैं रामचंद्र जी पर। तो गधि सुनु मतलब होता है विश्वामित्र जी जो है वो मनी मन हंस रहे हैं। जो विश्वामित्र है वो मनी मन हंस रहे हैं परशुराम के ऊपर कि इनको हरियरी सूझ रही है। या अभी तक तो जितने क्षत्रियों से लड़ा था वो बड़े साधारण थे। आज जो ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ये साधारण नहीं है। ये अयमय खाण, ये फौलाद लोहे के तलवार की तरह हैं। ये ऊख वाले खाण की तरह नहीं है। और जो परशुराम जी हैं वो ये समझ नहीं रहे हैं और अबूझ बने हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप शब्द से पकड़िए कि हंसने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हास्य रस है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अवयव की भी बात कर लें। ठीक है, यद्यपि कि आपकी परीक्षा में, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा होती है, वहाँ पर ये अवयव आपसे नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम बोर्ड परीक्षा ही केवल नहीं देने जा रहे हैं, आगे भविष्य में हम नौकरी के लिए भी परीक्षा देंगे, तो ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। चलिए समझ लेते हैं। देखिए
स्थायी भाव हास्य रस है, तो इसका स्थायी भाव हास है। मैंने हर वीडियो में आपसे एक अपील की है कि आप स्थायी भाव को जरूर याद रखिए। देखिए आलंबन, आलंबन का मतलब होता है कि किस वस्तु को देख करके आपके मन में स्थायी भाव पैदा हो रहा है। तो देखिए कोई वस्तु होगी या कोई व्यक्ति होगा, उसी को देख के आपके मन में ये हास उत्पन्न होगा। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है कि ये जो स्थायी भाव है किन चीज़ों से और बढ़ जाता है। जैसे आप कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं और आप हा 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 हंस रहे हैं, लेकिन तभी उस सीरियल में कोई ऐसी बात हो जाती है कि और आप तेज हंसने लगते हैं, हा 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 हा, तो आपकी हंसी और बढ़ जाती है। तो वो उद्दीपन है, जो बाद में कुछ चीज़ और हुई जिससे आप और तेज हंसने लगे, वो उद्दीपन है। तो यहाँ पे हास्य रस में उद्दीपन क्या हो सकता है? जो व्यक्ति है या जो वस्तु है उसकी आकृति हो सकती है, उसकी चेष्टा हो सकती है, उसकी बातचीत हो सकती है, जिससे आपका हास्य रस और बढ़ जाएगा। अनुभाव का मतलब होता है कि आश्रय, यानी कि जिसके अंदर ये भाव पैदा हो रहा है, हमारे आपकी जो कविता पढ़ रहा है वो आश्रय कहा जाता है। वो करेगा क्या? अनुभाव का मतलब फिर वो क्या करेगा? जब उसके अंदर हंसी आएगी तो वो मुस्काएगा, आँखों को मिचमिचाएगा और हंसेगा, ठीक है, यही करेगा। और संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब होता है कि स्थायी भाव तो पूरी कविता में उसके साथ बना रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे भाव हैं जो आएंगे वो मिट जाएंगे, फिर कोई दूसरा भाव आएगा वो भी चला जाएगा, फिर कोई दूसरा भाव आएगा, तो ऐसे भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। तो हास्य रस के संचारी भाव क्या होते हैं? हर्ष, निद्रा, आलस्य, चपलता, उत्सुकता, भ्रम, कंपन इत्यादि, ये जो है उसके स्थायी भाव हैं हास्य रस के। तो मेरे ख्याल से हास्य रस आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। कुल मिलाकर के आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हैं परिभाषा, और परिभाषा के बाद उदाहरण, और जो तीसरी चीज़ होती है स्थायी भाव। ये तीन चार चीज़ें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इनके अंग को भी जानते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग किसी नए रस पर चलेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है।